वेलकम फ्रेंड्स, जेके फिनटेक में सबका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है आरओआई कैलकुलेशन। क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एकमात्र रास्ता है इन्वेस्टमेंट, और किस इंस्ट्रूमेंट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है वो हम तय करते हैं उससे मिलने वाले रिटर्न के ऊपर से। पर यहाँ जो रिटर्न का कैलकुलेशन होता है वो जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो रिटर्न के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसका कैलकुलेशन किस तरह हुआ है वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि वो CAGR भी हो सकता है, वो एब्सोल्यूट रिटर्न भी हो सकता है, या फिर IRR भी हो सकता है। इसीलिए इस इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। और इस मोटिव को पूरा करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स के बारे में जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसमें पहला है CAGR, दूसरा IRR और तीसरा XIRR। इसके बारे में आपने कई फाइनेंशियल मैगजीन या तो ब्लॉग में पढ़ा भी होगा कि कोई कंपनी का सेल इतने CAGR से बढ़ा है, किसी म्यूचुअल फंड का XIRR इतना है। इस वीडियो में हम तीन मैट्रिक्स के बारे में एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं CAGR के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो हमें बताता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें किस रेट पर एनुअली कंपाउंड हो रहा है, मतलब कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है हमारे इन्वेस्टमेंट पे, वो हमें बताता है CAGR, जिसका फॉर्मूला है एंडिंग वैल्यू बाय बिगिनिंग वैल्यू, और उसका पावर 1:n -1 × 100, जहाँ n हमारा इन्वेस्टमेंट टेन्योर है। पर ये जो कैलकुलेशन है ये हम सिंपल कैलसी से नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें साइंटिफिक कैलसी चाहिए, या तो फिर एक्सेल शीट या तो गूगल शीट का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें आप ये फॉर्मूला डालेंगे तो आसानी से कैलकुलेट कर देगा। पर यह सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको CAGR कैलकुलेटर के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप ऑनलाइन ही CAGR का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और आपका टेन्योर 5 साल है, और 5 साल के बाद आपका रिटर्न 2 लाख हो जाता है, तो इसमें आपका कितना CAGR बैठेगा इसकी कैलकुलेशन करें तो 2 लाख बाई 1 लाख, और इसकी रेशियो 1/5 -1 × 100 करेंगे तो आपका CAGR बनता है 14.87। यहाँ आपका पैसा 5 साल में डबल हो रहा है, इसलिए 5 साल में आपको 100% का रिटर्न मिल रहा है, इसलिए 1 साल का 20% होना चाहिए। पर अगर हम इस तरह कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न तो बनता है, परंतु CAGR नहीं बनता, क्योंकि CAGR तो एनुअली कंपाउंड होने के बाद में जो रिटर्न मिलता है उसका रेट है। इसलिए हमारा जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल पूरा होने के बाद 1,15,000 का जो हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा साल आता है उसमें हमें जो तकरीबन 15% रिटर्न मिलने वाला है, वो 1 लाख के साथ साथ हम जो 15,000 पहले साल में हमें मिले हैं उस पर भी कैलकुलेट होगा। क्योंकि ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, इसलिए हर साल आपका कंपाउंडिंग होगा। पर इसकी एक लिमिटेशन है कि आप हर साल इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका कैलकुलेशन नहीं करता। वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका कैलकुलेशन ये कर सकता है, परंतु यह लिमिटेशन पूरा करता है IRR, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो ज्यादातर एनुअल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान लिया हुआ है, मनी बैक या तो एंडोमेंट प्लान लिया हुआ है, तो आप उसका जो रिटर्न है वो IRR से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को ध्यान में लिया जाता है। इसलिए अगर आपके पास मल्टीपल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के ट्रांजैक्शन है और ये सब ट्रांजैक्शन के बाद का आप रिटर्न जानना चाहते हैं, तो आपको IRR का ये फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। CAGR आपको काम में नहीं आएगा, जिसे हम ये एक्सेल शीट से डीप में जानते हैं, जिसमें आप 1/25 को 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हमारे लिए आउटफ्लो है, इसलिए हमें माइनस में डालना है। 1/26 को 1 लाख, 1/27 को 1 लाख, इस तरह हम 29 तक 1 लाख जमा करते हैं। ये हमारे 5 ट्रांजैक्शन हुए, और 1/30 को हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर हो जाता है और वो बनता है 7.5 लाख का, तो ये हमारे लिए इनफ्लो है, इसलिए हम ये प्लस में लिखेंगे। और IRR का एक्सेल फॉर्मूला है इक्वल टू IRR, और काउंट्स में जो भी हमने अमाउंट इन्वेस्ट किए है या तो विड्रॉल किए है उन सबको हमें सिलेक्ट कर लेना है, जिससे हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो बनता है 40%। यहाँ आप देखेंगे तो 5 साल के दौरान आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 5 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 7.5 लाख बनती है, इसलिए आपको 2.5 लाख का रिटर्न मिलता है। इस तरह एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो आपको 33.33% का रिटर्न मिलता है 5 सालों के दौरान, और 1 साल का तो 6.67 ही दिखता है। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 5 साल के दौरान हमारा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हम हर साल 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए पूरे 5 साल तो 2025 में जो 1 लाख इन्वेस्ट हुए थे वही हुए हैं। बाकी के 26 के पैसे 4 साल के लिए, 27 के पैसे 3 साल के लिए, 28 में डाला हुआ पैसा 2 साल के लिए, और 29 में जो पैसा डाला है
वो तो मात्र 1 साल के लिए इन्वेस्ट हुए हैं। इसीलिए IRR हमें सही रिटर्न की वैल्यू बताता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट की रियल वैल्यू कितनी है, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न में जो 6.67% का हमें वैल्यू बताता है वो गलत है, क्योंकि हमारा पैसा पूरे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं होता। पर IRR की भी एक लिमिटेशन है। यहाँ आप फॉर्मूला में देखेंगे तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट वैल्यू को ही ध्यान में लिया जाता है, क्योंकि फॉर्मूले में डेट का कोई उल्लेख ही नहीं है। इसलिए डेट को ऐसे एज्यूम किया जाता है कि वो सालाना ही होंगे। इसलिए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में आप 1 साल में 2 बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है रिटर्न की, उसका कैलकुलेशन IRR नहीं करेगा। इसके लिए आपको चाहिए XIRR, जो IRR का एक्सटेंडेड फॉर्मूला ही है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जो IRR का एक्यूरेट वर्जन इसलिए है क्योंकि इसमें अलग अलग समय पर हुए अलग अलग कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को ध्यान में लेके आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया जाता है, जो एकदम एक्यूरेट होता है, जिसे हम इस एक्सेल शीट से समझते हैं। जिसमें आपका एक 10,000 का SIP चल रहा है, जिसकी शुरुआत 1/1/25 को हुई है। 1/2/25 को आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट 10,000 गया हुआ है, मार्च में 10,000, अप्रैल में 10,000। इस तरह 4 इंस्टॉलमेंट कटने के बाद 20/4 को आपको पैसे की जरूरत पड़ती है और आप 15,000 विड्रॉल कर लेते हैं, तो यहाँ आपको ये प्लस में डालना है। फिर 1/5 को आपका जो SIP है बैंक में से 10,000 का कट जाता है, इसलिए यहाँ माइनस में डाला हुआ है। और अभी 1/6/25 को आपको पूरे पैसे की जरूरत पड़ती है और उस म्यूचुअल फंड में जितने भी पैसे है वो सब विड्रॉल कर लेते हैं, तो आपको 40,000 रुपया मिलते हैं। अब ये सब ट्रांजेक्शन के जानने के बाद आपको ये जानना है कि इस म्यूचुअल फंड ने आपको कितना रिटर्न दिया है, तो उसका फॉर्मूला है =XIRR और फिर ब्रैकेट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उस सब रो को आपको सिलेक्ट कर लेना है और बाद में कॉमा लगा के जो डेट की सब वैल्यू है उस सब सेल को सिलेक्ट कर लेना है और बाद में ब्रैकेट क्लोज करके इसको 100 से मल्टीपल कर लेना है, जिससे आपको प्रतिशत की वैल्यू मिल सके, जो इस केस में हमें मिलती है 54.14%। यहाँ एक बात ध्यान में लेनी खूब जरूरी है कि ये जो प्रतिशत हमें मिले हैं वो ईयरली प्रतिशत है, इसलिए जो हमने 5 महीने इन्वेस्टमेंट किया है उसे पूरा साल कंटिन्यू करते और मार्केट भी ये 5 महीने के दरमियान जो चला है उसी तरह चलता तो हमें 54% का रिटर्न मिलता, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। अब हम तीनों की कंपैरिजन करते हैं, जिससे हमें पता चले कि किस समय हमें किस मैट्रिक्स का उपयोग करना है। जिसमें सबसे पहले CAGR की बात करें तो हमें एक स्टेडी रेट बताता है, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें कितना कंपाउंडिंग के आधार पर रिटर्न मिलता है। और अगर IRR की बात करें तो रेगुलर इंटरवल में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सब कैश फ्लो को ध्यान में लेते हुए हमें रिटर्न का फिगर बताता है। और आखिर अगर जो XIRR है वो IRR का एक्सटेंडेड वैल्यू है, जिसमें और एक्यूरेटली हम जान सकते हैं कि जो इरेगुलर कैश फ्लो से जिसमें डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या तो विड्रॉल का कोई अता पता नहीं होता, उस सबको ये कैलकुलेट कर देता है। जैसे कि मेरा जैसा कोई इन्वेस्टर है जिसका इंडेक्स फंड में कोई SIP चल रहा है और अगर मार्केट क्रैश होता है तो और पैसे उसमें डाल देता है, तो ये सब जो इरेगुलर कैश फ्लो है उसको सही कैलकुलेट करके XIRR हमें सही रिटर्न का फिगर देता है। अब हम कंक्लूजन की बात करें कि कौन सा मैट्रिक्स कब यूज करना है, तो अगर हम कोई म्यूचुअल फंड, स्टॉक या FD में या तो फिर बॉन्ड में कोई लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और कुछ सालों के बाद हमें जानना होता है कि उसमें से हमने कितना रिटर्न पाया है, तो हम CAGR का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें अलग अलग इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट होती है वो इंडेमेंट प्लान हो, मनी बैक प्लान हो या तो फिर यूलिप हो, या तो फिर हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके रेंट के तौर पर हमें कितना रिटर्न मिलता है उसका कैलकुलेशन करना है, तो हम IRR का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी समय पर करते हैं, तो ऑल इन वन हम XIRR का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह आप CAGR, IRR और XIRR तीनों के बारे में अगर जानते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में आप वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं और अपने जो इन्वेस्टमेंट से उसके परफॉर्मेंस के बारे में आप सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए मेरी तो एक ही एडवाइस है, चूज द राइट मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो अपने मित्रों और स्वजनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी फैले, जो हमारा चैनल का एकमात्र मोटिव है, जो आपको भी पूरा करना है। तब तक जेके फिनटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दे दो, जैसे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे नए वीडियो में नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक सबको हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।